नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी अभ्यर्थियों के लिए एनसीईआरटी इन्वायरमेंट पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी पर आधारित कुल 75 प्रश्न लेकर आए हैं और ये 75 प्रश्न आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आज का ये एपिसोड नंबर 3 है जो कि एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों पर आधारित है। और इससे पहले हमने एपिसोड नंबर 1 और 2 में बीपीएससी द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 3 री एग्ज़ाम में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में कंप्लीट कर लिया है। आज एपिसोड 3 में हम आपके लिए हमारे द्वारा जो प्रश्न बनाए गए थे आपके लिए, जो हमने आपको टेस्ट के माध्यम से भी कराया था, उन प्रश्नों को आज हम कंसीडर करेंगे। कुल 75 प्रश्न रहने वाले हैं और ये प्रश्न आपके मिक्स प्रकृति के रहेंगे, पूरे आपके सिलेबस से रहेंगे। और आप एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के माध्यम से जितना आपका पीआरटी में जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसका आप कैटेगरी देख सकते हैं और जो सिलेबस है उसको भी समझ सकते हैं। इसके बाद से आपका एपिसोड नंबर 4 से चैप्टर वाइज आप सभी का आएगा। तो एपिसोड नंबर 4 से आपका चैप्टर वाइज आएगा, जो हमने आपको एनसीईआरटी का पर आधारित जो आपको पीआरटी का इन्वायरमेंट का हमने जो प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। चैप्टर 1 से आपका एपिसोड नंबर 4 में प्रश्न आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आज हम कुल मिलाकर 75 प्रश्न को देखने वाले हैं। पहले प्रश्न को जो है उत्तर यहाँ पर आप कमेंट कीजिए। अमरबेल पादप के बारे में, अमरबेल पादप कसकट प्लांट के बारे में कौन सा कथन सही है, और संख्या के साथ में प्रश्न संख्या 7 के साथ में आपको कमेंट करना है। और ये सभी प्रश्न हमने आपको टेस्ट में कराए हैं। हमने पीआरटी के लिए 4 टेस्ट लिए थे, एक मिनी टेस्ट लिया था, तो उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अमरबेल पादप विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, परजीवी होते हैं यानी कि पैरासाइट। क्या आंसर होगा इस 7वें नंबर प्रश्न का? कमेंट कीजिएगा सभी अभ्यर्थी। तो अमरबेल पादप के बारे में सभी यहाँ पर जो कथन है वो सही है। विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, ये स्वपोषी नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, अमरबेल पादप स्वपोषी नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब है पैरासाइट होते हैं। और यहाँ पर तीनों ही विकल्प आपके सही हैं। क्लास 7th एनसीईआरटी से ये प्रश्न लिया गया है। तो अमरबेल पादप के बारे में यहाँ पर सभी कथन सही है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण है? कमेंट करके बताइएगा 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर प्रश्न संख्या के साथ में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण है? ऑप्शन ए है राइजोबियम जीवाणु और फलीदार पादप, अमरबेल और परपोषी पादप, कीटभक्षी पादप। तो सहजीवी संबंध किसके किसके बीच में होता है? तो अमरबेल और परपोषी पादप के बीच में जो है परपोषी संबंध होता है, ये आपका होगा नहीं। कीटभक्षी पादप भी आपका आंसर नहीं होगा। राइट आंसर है राइजोबियम जीवाणु और फलीदार पादप। फलीदार पादप का मतलब है लेगुमिनस प्लांट्स। तो राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो सहजीवी संबंध का होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का होता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं। तो राइट आंसर आपका है ए, राइजोबियम जीवाणु और फलीदार पादप। डिटेल में हमने आपको एनसीईआरटी इन्वायरमेंट पर आधारित प्रश्नों में जो थ्योरी वाले पोर्शन में डिटेल में हमने सहजीवी संबंध के बारे में चर्चा किया है। जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारा इन्वायरमेंट का क्लासेस नहीं देखा थ्योरी वाला, जो कि हमने एनसीईआरटी पर आधारित पढ़ाया है, नहीं देखा तो आप उसको एक बार कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। पीआरटी के प्रश्न आपको इन्वायरमेंट के बहुत आसान लगने लगेंगे। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ए, राइजोबियम जीवाणु और फलीदार पादप। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पादप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के उदाहरण हैं? ऑप्शन है आपके सामने घटपर्णी, जिसको हम पिचर प्लांट बोलते हैं, जो कि मेघालय में पाया जाता है, बीनस फ्लाई ट्रैप है, संड्यू है। क्या आंसर होगा 9 नंबर प्रश्न का? कमेंट कीजिएगा। तो कीटभक्षी पादप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं वो घटपर्णी के दिए गए हैं, जिसको पिचर प्लांट बोलते हैं, बीनस फ्लाई ट्रैप का भी दिया गया है और सनड्यू का भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपके सारे ही जो है जो यहाँ पर विकल्प आपको दिख रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के उदाहरण हैं, कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। इसके अलावा आप अपने तरफ से भी अन्य कीटभक्षी पौधों को अगर आप जानते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कमेंट कीजिएगा। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है भारत में? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या उत्तराखंड में? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल में न्योरा वैली है,
न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर आपका सी है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, जल में नाइट्रेट प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? मिनामाटा, ब्लू बेबी सिंड्रोम या फ्लोरोसिस। तो जल में नाइट्रेट प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट कीजिएगा। तो जल में नाइट्रेट प्रदूषण से जो बीमारी होती है उसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है मेथेमोग्लोबिनेमिया। मेथेमोग्लोबिनेमिया इसका दूसरा नाम है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से इसको जाना जाता है। तो जल में नाइट्रेट प्रदूषण से जो बीमारी होती है उसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। पारा विषाक्तता मरकरी पॉइजनिंग की वजह से जो बीमारी होती है उसे मिनामाटा कहते हैं। और फ्लोराइड के प्रदूषण से जो बीमारी होती है, फ्लोराइड के जो है कह सकते हैं जल में पॉल्यूशन से जो बीमारी होती है उसे हम फ्लोरोसिस कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 32 नंबर प्रश्न का बी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा रहता है? तो एनर्जी का जो फ्लो रहता है किसी इकोसिस्टम में वो कैसा रहता है? एक दिशिक यूनिडायरेक्शनल होता है, बहुदिशिक मल्टी डायरेक्शनल होता है, या त्रिदिशिक होता है? तो 33 नंबर प्रश्न में क्या आंसर होगा? तो किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? तो यूनिडायरेक्शनल होता है, और ये प्रोड्यूसर से उत्पादक से लेकर तृतीयक उपभोक्ता की तरफ होता है। उत्पादक से लेकर तृतीयक उपभोक्ता की तरफ से रहता है, एक ही तरफ से जा सकता है, दूसरी तरफ से नहीं आ सकता है। तो प्रोड्यूसर से लेकर टॉप मोस्ट जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं उस डायरेक्शन में जाता है, एक दिशा में होता है केवल। तो इसीलिए आपका राइट आंसर है 33 नंबर प्रश्न में ए, एक दिशिक या यूनि डायरेक्शनल। अगला प्रश्न आपका, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? एनर्जी का जो पिरामिड होता है किसी इकोसिस्टम में वो कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, सीधा और उल्टा दोनों होता है, हमेशा उल्टा होता है? कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा 34 नंबर प्रश्न में। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, ऊर्जा का पिरामिड हर केस में क्या होता है? सीधा होता है, हर केस में सीधा होता है, एक दिशिक प्रभाव होता है। इस वजह से ऊर्जा का पिरामिड हमेशा प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर की तरफ जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, हमेशा सभी केस में। और सीधा और उल्टा जो होता है वो जय भार और संख्या के लिए। तो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास के केस में जब हम देखते हैं तो उस केस में सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो 34 नंबर में राइट आंसर आपका ए है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण है? तो ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र ये आपके गैसीय चक्र के उदाहरण हैं। सल्फर चक्र जो है अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण है। तो राइट आंसर 35 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा, सल्फर चक्र। सल्फर के अलावा आपका फास्फोरस चक्र आपको ध्यान रखना है, फास्फोरस चक्र आपको ध्यान रखना है। ये सामान्यतः आपसे ये दोनों चक्र पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं? ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी है नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सी है सीडोमोनास। तो सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो सामान्यतः जो काम होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में जो सक्षम होते हैं मुख्यतः वो होते हैं नीलहरित शैवाल। कुछ केस में राइजोबियम भी होते हैं, राइजोबियम के भी कुछ केस होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में सक्षम पूछा गया है। तो आप एक हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर 36 का डी भी मान सकते हैं। और राइजोबियम भी कुछ केस में, सर्टेन केस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकता है। हालांकि राइजोबियम को आपने पढ़ा है, राइजोबियम को आपने किस रूप में पढ़ा है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में पढ़ा है। और एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस सेंस में लेता है। हालांकि हमारे हिसाब से जो हमने आंसर माना था वो माना था नीलहरित शैवाल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राइजोबियम मुख्यतः क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और इस प्रश्न का 36 का जो राइट आंसर हम मान रहे हैं डी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसका राइट जो आंसर मान रहे हैं नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और नीलहरित शैवाल ये जो है सबसे पुराने, सबसे प्राचीन प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। पृथ्वी पर समुद्र में सबसे पुराने प्राचीन प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर किसी ने शुरुआत किया था तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही किया था, ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया था, नीलहरित शैवाल ने किया था। तो राइट आंसर आपका बी है। सीडोमोनास की बात करें तो ये डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस धान के खेतों से उत्सर्जित होती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। कमेंट कीजिएगा 37 नंबर प्रश्न का आंसर। तो धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली गैस जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में योगदान देती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, उस गैस का नाम है मीथेन। राइट आंसर आपका मीथेन है 37 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई किससे जुड़ी हुई हैं? 38 नंबर प्रश्न का कमेंट कीजिएगा। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से, राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो अमृता देवी बिश्नोई जी की बात करें तो वर्ष 1731 में जोधपुर में राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से संबंधित इन्होंने अपनी जान दिया था। इनके साथ में बहुत सारे लोगों की जान गई थी और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी भारत सरकार चलाती है। तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से अमृता देवी बिश्नोई जी जुड़ी हुई थी। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन के लिए जिम्मेदार विषाक्त पदार्थ है? ऑप्शन ए है TNT, ऑप्शन बी है DDT, ऑप्शन सी है MIC। तो MIC की बात करें, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ये किसके लिए जिम्मेदार था? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में जो जिम्मेदार गैस थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस जिम्मेदार थी उसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। TNT की बात करें तो ये एक्सप्लोसिव होता है और राइट आंसर आपका जो जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन के लिए जिम्मेदार या विषाक्त पदार्थ होता है उसको हम DDT के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका 39 में बी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मानव में त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है? तो मानव में, ह्यूमंस में स्किन कैंसर किसके कारण से हो सकता है? पराबैंगनी विकिरण के कारण, अल्ट्रा वायलेट या UV रेस के कारण, दीर्घ तरंग विकिरण के कारण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण या अवरक्त विकिरण के कारण, इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण। कमेंट कीजिएगा 40 नंबर प्रश्न में क्या आंसर होगा। तो कौन सा विकिरण मानव में त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है? तो राइट आंसर है आपका पराबैंगनी विकिरण। 40 में ए राइट आंसर है। और पराबैंगनी विकिरण आपको मालूम है सूर्य की विकिरण में होता है, शामिल होता है, जो पृथ्वी की तरफ आता है। और पराबैंगनी विकिरण को फिल्टर कौन करता है? तो ओजोन लेयर करता है। ओजोन लेयर इसको सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिएगा। तो 47 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है गोवा। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और मोलन राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है गोवा में। और इसके अलावा सलीम अली पक्षी अभयारण्य के लिए भी गोवा फेमस है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य के लिए भी गोवा फेमस है। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य आपका पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? तो भूगोल का प्रश्न है, आपके इन्वायरमेंट में भी जो है आता है ये सिलेबस आपका। तो कौन सी गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? और एक हिसाब से फिर ये जो है बात करें तो भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। राइट आंसर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह गैस जो है सौर विकिरण को आने देती है, पारदर्शी होती है, लेकिन जब पार्थिव विकिरण वापस से जाता है वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको जाने नहीं देती है। तो ये फंक्शन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का सामान्यतः। तो राइट आंसर आपका 48 में ए है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये बात कही जा रही है, आपका ये NCERT में दिया गया है। क्लास 11th NCERT में हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन सी गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। राइट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे मानसूनी वन कहा जाता है? मानसून फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को या पर्वतीय वन को? तो ये भी आपका भूगोल का सवाल है, लेकिन इन्वायरमेंट में भी आपका ये टॉपिक आता है। तो कौन से किस प्रकार के वन मानसूनी वन कहे जाते हैं? तो राइट आंसर आपका है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और मानसून पे ये पूरी तरीके से एक हिसाब से जो है निर्भर होते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो राइट आंसर आपका है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इन्हें हम मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पिट्टी द्वीप या पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो कमेंट करके बताइएगा पिटली द्वीप या पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पाक द्वीप में या लक्षद्वीप में? तो पिट्टी द्वीप या पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। राइट आंसर 24 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। और सभी अभ्यर्थी प्रश्न का जो उत्तर है प्रश्न की संख्या के साथ में जरूर कमेंट करें, क्योंकि प्रश्न ऊपर नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने चार टेस्ट और एक मिनी टेस्ट से इन प्रश्नों को कंपाइल किया है। तो इस वजह से आप संख्या जरूर लिखिएगा, जिससे आपके साथ में जो भी अभ्यर्थी लाइव कमेंट कर रहे हो उनको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा प्रश्न चल रहा है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम होता है, एक बंद तंत्र होता है, क्लोज सिस्टम होता है, खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, बंद और खुला तंत्र होता है? कमेंट कीजिएगा। 76 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या होगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें जो हम बात करें तो ये खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स का जो प्रभाव है वो आता जाता रहता है, न्यूट्रिएंट्स आते जाते रहते हैं। बहुत सारे चक्रों के बारे में हमने पढ़ा है, तो गैसीय चक्र और अवसादी चक्रों के बारे में पढ़ा है, जिसके माध्यम से न्यूट्रिएंट्स आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो एक खुला तंत्र होता है। बंद तंत्र में जो है बात करेंगे तो चक्र पॉसिबल नहीं होंगे, किसी भी बंद चक्र में जो है चक्र पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो खुला तंत्र यहाँ पर आपका राइट आंसर है। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो ओपन सिस्टम होता है, खुला तंत्र होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थिर तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में, स्टेबल लेक इकोसिस्टम में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। तो स्थिर तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्टेबल लेक इकोसिस्टम है, उसमें आपको बताना है प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? हरे पादप होते हैं, या रसायन संश्लेषण जीवाणु होते हैं, या पादप प्लवक जिनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं? कौन होते हैं प्राथमिक उत्पादक तालाब वाले पारिस्थितिकी तंत्र में, तालाब वाले इकोसिस्टम में? तो ये राइट आंसर आपका पादप प्लवक, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स याद रखिएगा, प्राथमिक उत्पादक होते हैं लेक इकोसिस्टम में। 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से लेंटिक पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? लेंटिक इकोसिस्टम का उदाहरण कौन सा है? लेंटिक का मतलब होता है स्टेटिक, लेंटिक का मतलब होता है स्टेटिक, स्टेटिक का मतलब रुका हुआ। रुका हुआ पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। यानी जो चीज़ बहे ना, जो चीज़ फ्लो ना कर रही हो, उस हिसाब से आपको बताना है। तो नदी की बात करें तो नदी लोटिक रिवर सिस्टम का उदाहरण है, लोटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। जलप्रपात भी मूव करता रहता है, तो ये भी लोटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। राइट आंसर आपका 78 नंबर प्रश्न का तालाब है। तालाब की बात करें तो ये अभी हमने ऊपर देखा था स्थिर तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, स्टेबल लेक इकोसिस्टम। तो स्टेबल यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये लेंटिक है, लेंटिक इकोसिस्टम का उदाहरण होता है। तो राइट आंसर आपका तालाब है 78 नंबर प्रश्न का। नदी और जलप्रपात बात करें तो ये लोटिक इकोसिस्टम के उदाहरण है। लोटिक का मतलब होता है मूविंग, यानी जो बह रहा हो, फ्लो कर रहा हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण कर उसे विषमपोषियों के लिए उपलब्ध कराते हैं? तो सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा होता है। सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से विषमपोषियों को कौन उपलब्ध कराते हैं? प्राथमिक उत्पादक, स्वपोषी या प्राथमिक उपभोक्ता। अब यहाँ पर अगर आपको आइडिया लग गया कि सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण कौन करेगा, तो पहले चरण में जो होंगे वही करेंगे प्रथम पोषी स्तर पर। तो प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं प्राथमिक उत्पादक, इनको हम स्वपोषी के भी नाम से जानते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, प्राथमिक उपभोक्ता होगा नहीं। ए और बी दोनों सही होने की वजह से 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो एक से अधिक हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैविक आवर्धन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का उदाहरण है? टीएनटी है, बायोप्लास्टिक है या डीडीटी है? तो ये प्रश्न आपका दोबारा से रिपीट हुआ है, दोनों बार हमने आपसे ये सवाल पूछा था। तो जैविक आवर्धन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का उदाहरण आपका डीडीटी है। राइट आंसर सी है 80 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल के संबंध में सही कथन आपको बताना है। यह एक गैसीय जैव रासायनिक चक्र है। यह चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 की यौगिकीकरण द्वारा कार्बन चक्र प्रारंभ होता है। क्या आंसर होगा 81 नंबर प्रश्न का? तो कार्बन चक्र की अगर हम बात करें तो गैसीय जैव रासायनिक चक्र, बिल्कुल सही बात है। सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, क्योंकि
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही संभव हो सकती है। तो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होने वाला जो चक्र है वो है कार्बन चक्र। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 की यौगिकीकरण द्वारा कार्बन चक्र प्रारंभ होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो तीनों ही विकल्प आपके सही हैं। राइट आंसर आपका 81 नंबर प्रश्न का डी है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। सब कुछ हमने डिटेल में आपसे डिस्कस भी किया था NCERT की क्लास में जो आपका इन्वायरमेंट के लिए ली गई थी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, नाइट्रोजन चक्र में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के उदाहरण कौन से हैं? तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के उदाहरण कौन से हैं आपको बताना है, स्यूडोमोनास, राइजोबियम या नाइट्रोसोमोनास। तो कमेंट करके बताइएगा 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन होते हैं? तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट को वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो राइट आंसर आपका ए है, स्यूडोमोनास। राइजोबियम आपको मालूम है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। कैसे करता है? तो N2 को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, अल्टीमेटली N2 को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर राइट आंसर आपका 82 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा, स्यूडोमोनास। अगला प्रश्न है, संख्या का पिरामिड घास के मैदान स्थलीय पारितंत्र में कैसा होता है? तो घास का जो मैदान होता है, घास का मैदान का जो स्थलीय पारितंत्र है, आप इसकी जो है तुलना कर सकते हैं। तो घास का मैदान का जो स्थलीय पारितंत्र होता है वहाँ पर केस कैसा होता है? संख्या की अगर हम बात करेंगे तो घास का मैदान आप सवाना का घास का मैदान ले सकते हैं, सवाना घास का मैदान ले सकते हैं। और घास के मैदान स्थलीय पारितंत्र में जो केस होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो संख्या का पिरामिड जो होता है यानी उत्पादक स्तर पर ज़्यादा लोग होंगे और सबसे ऊपर जो होगा शेर, सवाना के घास के मैदान में सबसे ऊपर होगा शेर। तो शेर की बात करेंगे तो शेर की संख्या सबसे कम होगी और यहाँ पर उत्पादक की जो संख्या होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो आपका ये हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, यानी सबसे ज़्यादा संख्या उत्पादक की होगी, सबसे कम संख्या टर्सरी कंज्यूमर की होगी, तृतीयक उपभोक्ता की होगी, जो शेर के रूप में हम देख सकते हैं। तो यह संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब है सीधा होगा, इसका मतलब है सीधा होगा। अगला प्रश्न है, कोरल और जूजेंथला के बीच में किस प्रकार का जैविक अंतःक्रिया होता है? तो कोरल और जूजेंथली के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है आपको बताना है। तो कोरल और जूजेंथला के बीच में सहजीविता या सहोपकारिता होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सहभोजिता होता है या प्रतियोगिता होता है, कंपटीशन होता है। तो 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो कोरल और जूजेंथला के बीच में अगर हम बात करें तो ये सहजीविता या सहोपकारिता का रिलेशनशिप होता है। तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर समुद्र के इकोसिस्टम में जाएंगे आप तो बेस्ट एग्जाम्पल आपका है जैविक अंतःक्रिया का, बायो इंटरेक्शन का। तो सहजीविता या सहोपकारिता का उदाहरण है कोरल और जूजेंथला के बीच में रिलेशनशिप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इकोटोन का उदाहरण है? तो इकोटोन का उदाहरण आपको बताना है। तो इकोटोन का उदाहरण वन पारितंत्र है, मैंग्रोव वन पारितंत्र या खुला समुद्र है। तो 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इकोटोन की बात करें तो इकोटोन जो है दो प्रकार के पारितंत्रों से मिलकर बनता है और ये दो प्रकार के पारितंत्र जहाँ पर मिलते हैं वो पारितंत्र ज़्यादा समृद्ध होता है, वो पारितंत्र ज़्यादा समृद्ध होता है। और यहाँ पर आप मैंग्रोव वन पारितंत्र में देखेंगे तो एक तरफ स्थलीय पारितंत्र होता है, दूसरी तरफ समुद्रीय पारितंत्र होता है, बीच में जहाँ मिल रहे होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव वन पारितंत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पारितंत्र की ज़्यादा होती है और मैंग्रोव वन पारितंत्र आपका इकोटोन का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका 85 नंबर प्रश्न का बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या लद्दाख में है? तो कहीं कहीं आपको जम्मू कश्मीर भी दिखेगा हेमिस के लिए, लेकिन जो जब से नया मैप भारत सरकार ने जारी किया है, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया गया है यूनियन टेरिटरी के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तब से जब बात करेंगे तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका लद्दाख में स्थित है। तो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है, लद्दाख। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, खराब ओजोन बैड ओजोन वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या मध्य मंडल में? बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए। तो खराब ओजोन या बैड ओजोन जो होता है ये प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रदूषण की जो घटनाएं होती हैं जो मानव को प्रभावित करती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो जो खराब ओजोन होता है, बैड ओजोन होता है, ये आपका क्षोभ मंडल में पाया जाता है। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है। इसके अलावा समताप मंडल में कौन सा ओजोन पाया जाता है? तो गुड ओजोन पाया जाता है। समताप मंडल में गुड ओजोन पाया जाता है और ये जो गुड ओजोन होता है, अच्छा ओजोन होता है, ये
हमें जो है अल्ट्रावायलेट रेस से, यूवी रेस से बचाता है। ओजोन परत का निर्माण होता है, ओजोन परत के निर्माण में योगदान देता है। गुड ओजोन, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है या ओजोन पाया जाता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का आपका हो जाएगा बी, क्षोभ मंडल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। कमेंट कीजिएगा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण आपके सामने कौन कौन सा दिख रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस आपके सामने हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर आपका 88 में डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक पूर्वगामी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के उदाहरण है? तो द्वितीयक पूर्वगामी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के उदाहरण कौन से हैं? ओजोन, पैन और प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। फोटोकेमिकल स्मॉग इसको बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। तो ओजोन, CO2 और पैन सेकंड उदाहरण है, और थर्ड है आपका SO2 CO2 NO2। तो द्वितीयक पूर्वगामी का उदाहरण कौन सा है? तो द्वितीयक पूर्वगामी आपको अगर मालूम करना तो आपको प्राथमिक वाले कट करते चले जाइए। SO2 CO2 और NO2 कैसे हैं? प्राथमिक है, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। ओजोन और पैन तो द्वितीयक है, लेकिन CO2 आपका प्राथमिक है, तो ये भी पूरा गलत हो गया आपका। प्राथमिक में ये भी चला गया ओवरऑल CO2 की वजह से। तो आपका 89 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर वो है ए, ओजोन, पैन और प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। तो ये आपके उदाहरण है द्वितीयक पूर्वगामी के। तो याद रखिएगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का राइट आंसर आपका 89 नंबर प्रश्न में ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का उदाहरण है? पूर्वी घाट है, मन्नार की घाटी है, खाड़ी है और पश्चिमी घाट है। तो ये प्रश्न आपने पहले भी देख रखा है। तो 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है पश्चिमी घाट। हमने इसको आपको BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में NCERT एनवायरनमेंट में डिस्कस भी किया है। तो पश्चिमी घाट यहाँ पर आपका 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न है अब आपके अगले टेस्ट से, तीसरे नंबर टेस्ट का ये पार्ट है। प्रश्न, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? कमेंट करके बताइएगा कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के हिसाब से। सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपका है ये, और राइट आंसर आपका 46 नंबर प्रश्न का है डी, 8%। तो याद रखिएगा कि जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2023 की, उसके हिसाब से बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? 8%। भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो भारत के 25.17% पर कुल मिलाकर वृक्ष और जो वन और वृक्ष का जो आवरण है, वन और वृक्ष का जो आवरण है टोटल मिलाकर 25.17% है। तो 46 नंबर प्रश्न में राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पत्ती में जो पत्तियां होती हैं पौधों की, किस चीज़ की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होना दर्शाता है? हमें कैसे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो चुकी है? स्टार्च, क्लोरोफिल या स्टोमेटा? स्टोमेटा इसको कर लीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा 61 नंबर प्रश्न का? तो 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, NCERT का ही सवाल है, स्टार्च। तो याद रखिएगा स्टार्च की जो उपस्थिति होती है पत्तियों में, वो ये दर्शाती है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी पैरासाइट का उदाहरण है? तो पैरासाइट का उदाहरण कौन होता है? परजीवी का उदाहरण कौन होता है? शैवाल होते हैं, अमरबेल होता है या राइजोबियम होता है? तो कमेंट कीजिएगा 62 नंबर प्रश्न में क्या आंसर होगा, प्रश्न संख्या के साथ में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन परजीवी पैरासाइट के उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका अमरबेल, कसकट। तो अमरबेल या कसकट परजीवी के उदाहरण है। ऊपर भी हमने इससे रिलेटेड प्रश्न देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृतजीवी पोषण प्रणाली सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का उपयोग करने वाले मृतजीवी होते हैं? तो कौन से इसमें मृतजीवी पोषण प्रणाली सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का उपयोग करने वाले मृतजीवी होते हैं? शैवाल, कवक या अमरबेल? तो अमरबेल की बात करें तो ये परजीवी होते हैं। शैवाल आपका यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जाते हैं। कवक आपका यहाँ पर बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा फंगस। तो कवक या फंगस जो होता है ये मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो 63 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर वो है बी,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है? एनसीईआरटी क्लास 8 से सवाल है आपका। तो निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है? कैट फिश है, स्टार फिश है या कोरल है? तो 64 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर वो है स्टार फिश। स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट वाले कठोर कवच वाले जंतुओं का निर्माण खाती है, आहार करती है। 1935 में पारितंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दिया था? कमेंट करके बताइएगा। सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। तो 1935 में पारितंत्र या इकोसिस्टम की जो संकल्पना थी ये किसने दी थी? तो ये देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एजी टांसले। तो एजी टांसले ने 1935 में पारितंत्र या इकोसिस्टम की संकल्पना दिया था। अर्नेस्ट हैकल किससे जुड़े हैं? तो अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी शब्द से जुड़े हैं। इकोलॉजी शब्द से जुड़े हैं अर्नेस्ट हैकल। तो राइट आंसर आपका 76 नंबर प्रश्न में बी है, एजी टांसले। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के अजैविक कारक कौन से हैं? अजैविक कारक का मतलब क्या होता है? तो अजैविक कारक का मतलब होता है आपका कि ऐसे कारक जो कि जिनमें जान ना हो, जो निर्जीव हो। तो अजैविक कारक आपके कौन से हो जाएंगे? अब घटक और हरे पौधे कैसे हो जाएंगे? तो अब घटक और हरे पौधे याद रखिएगा। अब घटक किस में आता है? जैविक कारक में आता है, बायोटिक फैक्टर में आता है। तापमान और सूर्य का प्रकाश यहाँ पर अजैविक कारक है। तो 77 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर ए, तापमान और सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न आपका है, गहरे समुद्र के उष्ण जलीय बेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो गहरे समुद्र के उष्ण जलीय बेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होता है, रसायन संश्लेषण बैक्टीरिया होता है या पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन होता है? तो कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो गहरे समुद्र के उष्ण जलीय बेंट पारितंत्र में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं ये होते हैं रसायन संश्लेषण बैक्टीरिया। राइट आंसर आपका 78 नंबर प्रश्न का बी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूक्ष्मजीव अपमार्जक के उदाहरण कौन से हैं? जीवाणु और कवक होते हैं, शैवाल और कवक होते हैं, नीलहरित शैवाल होते हैं। तो सूक्ष्मजीव अपमार्जक का उदाहरण आपको बताना है 79 नंबर प्रश्न में। कमेंट कीजिएगा। तो सूक्ष्मजीव अपमार्जक के जो उदाहरण होते हैं ये जीवाणु और कवक माने जाते हैं। एनसीईआरटी से ये सवाल है आपका। तो शैवाल और कवक की बात करें तो शैवाल नहीं होता है। शैवाल नहीं होने की वजह से बी आंसर गलत हो जाएगा। नीलहरित शैवाल अगेन। तो सूक्ष्मजीव अपमार्जक के रूप में अगर हम देखते हैं तो जीवाणु और कवक होते हैं। अगला प्रश्न है, लोटिक पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? दलदल है, कच्छ क्षेत्र है या नदियाँ हैं? तो कच्छ का जो क्षेत्र है वो पूरा स्वयं है, दलदल है एक हिसाब से। तो दलदल कच्छ क्षेत्र ये तो एक ही हो गया। और नदियाँ की बात करें तो नदियाँ जो है ये लोटिक पारितंत्र। ये दोनों कैसे हैं? ये लेंटिक पारितंत्र के उदाहरण है और लोटिक पारितंत्र का उदाहरण है आपका नदियाँ। नदियाँ बह रही होती हैं तो बह रही जो चीज़ें होती हैं वो लोटिक पारितंत्र के अंतर्गत आती हैं। 80 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, नदियाँ। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है? तो एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है? उत्पादक का, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता का जिसको तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जानते हैं, या प्रथम उपभोक्ता? कमेंट कीजिएगा 81 नंबर प्रश्न का। इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपका TRE 3.0 री एग्जाम में पूछा गया था। तो खाद्य श्रृंखला में किस पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक होता है उत्पादक का, लेकिन यहाँ सबसे कम पूछा गया है तो सबसे कम होता है उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता का। इनको सबसे कम ऊर्जा मिल पाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो खाते हैं, शेर वगैरह आपने देखोगे बहुत खाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते तब जाकर उनका पेट भरता है। पेट भरना यानी ऊर्जा उनको पूर्ण होती है। तो उच्चतम पोषक ऊर्जा उस स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं इनका ऊर्जा स्तर सबसे कम माना जाता है। राइट आंसर आपका 81 में बी है, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला आपको सामने दिख रही है? अपरद है जिसको हम डेट्रीटस बोलते हैं, डेट्रीटस। केचुआ है, अपरद को केचुआ खा रहा है, केचुए को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को चील खा रहा है। तो ये खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की है? चारण खाद्य श्रृंखला है, ग्रेजिंग फूड चेन है आपका। अपरद खाद्य श्रृंखला है, डेट्रीटस फूड चेन है आपका, या स्थलीय चारण खाद्य श्रृंखला है? कमेंट कीजिएगा। 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका यहीं से आप पकड़ सकते थे, अपरद दिया हुआ है तो अपरद दिया हुआ है तो ये अपरद खाद्य श्रृंखला डेट्रीटस फूड चेन का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका 82 में बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है? तो किस गैसीय चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कार्बन चक्र में होती है, नाइट्रोजन चक्र में होती है, या जल चक्र में होती है? तो कमेंट करके बताइएगा
कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है, क्या आंसर मानेंगे। तो ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था और वहाँ पर जो आंसर माना गया था वो था जल चक्र। जो जल चक्र होता है सौर विकिरण पे सीधे सीधे डिपेंडेंट होता है, यानी सौर विकिरण पड़ेगा तभी जल चक्र काम करना स्टार्ट करेगा। जल कैसे जो है भाप बनेगा, तो उसके लिए सौर विकिरण की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौर विकिरण की जल चक्र में होता है। राइट आंसर आपका 83 में सी है। अगला प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है, अपराइट होता है। ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड या जैवभार का पिरामिड। तो संख्या और जैवभार का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होता है, उल्टा सीधा दोनों होता है। और सदैव सीधा कौन सा पिरामिड होता है, तो ये होता है ऊर्जा का पिरामिड। एक दिशिक प्रभाव के कारण, ऊर्जा के एक दिशिक प्रवाह के कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा या सदैव सीधा होता है। 84 में राइट आंसर आपका ए है। अगला प्रश्न आपका है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाले अग्रणी समुदाय पायनियर कम्युनिटी के उदाहरण कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया कौन शुरू करता है, जिनको हम अग्रणी समुदाय बोलते हैं, पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। और इसका उदाहरण आपके सामने कौन कौन से हैं, तो मॉस और लाइकेन है, मॉस और लाइकेन है, घास और जड़ी बूटियाँ हैं, घास और झाड़ियाँ हैं और जड़ी बूटी वाले पौधे हैं। तो क्या होते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाले अग्रणी समुदाय, तो ये होते हैं मॉस और लाइकेन। मॉस और लाइकेन को हम अग्रणी समुदाय के अंतर्गत रखते हैं, पायनियर कम्युनिटी के अंतर्गत रखते हैं। और इससे रिलेटेड भी आपको प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न आपने देखा है जहाँ पे आंसर आपका लाइकेन था, तो वही सेम प्रश्न है, बस घुमा दिया गया है। और मॉस और लाइकेन जो है ये अग्रणी समुदाय के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो ये भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख रखा है। तो राइट आंसर आपका है 86 नंबर प्रश्न का बी, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन, ये तीन होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेड सैंडर्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस अनुसूची शेड्यूल के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको तो शेड्यूल 6 में रखा गया है, पौधे होते हैं उनको शेड्यूल 6 में रखा गया है। और रेड सैंडर्स को भी शेड्यूल 6 में रखा गया था, लेकिन 2022 में परिवर्तन करके शेड्यूल 4 में रख दिया गया। तो अभी का जो वर्तमान स्थिति है, रेड सैंडर्स को किस शेड्यूल में रखा गया, तो राइट आंसर आपका शेड्यूल 4 है। हमने पहले आपको शेड्यूल 6 बताया होगा थ्योरी की क्लास में, तो आप सही कर लीजिएगा, शेड्यूल 4 आपका राइट आंसर है। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर शेड्यूल 4 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रूड परजीवितावाद, ब्रूड पैरासिटिज्म का उदाहरण है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म या ब्रूड परजीवितावाद का उदाहरण है, कोयल परजीवी के रूप में और कौवा मेजबान के रूप में, कबूतर और कोयल के बीच में, कोबरा और कबूतर के बीच में। तो कोयल अपने अंडों को क्या करती है, कौवे के घोंसले में डाल देती है, कौवा उसको जो है सेवा करता है, सेकता है, और देन कोयल जब बच्चे हो मतलब निकलना स्टार्ट होते हैं तो कोयल उनको ले जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोयल। कोयल और कौवे के बीच में जो रिलेशनशिप माना जाता है वो ब्रूड परजीवितावाद का माना जाता है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो पक्के या पाखुई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में या मणिपुर में। तो पक्के टाइगर रिजर्व या पाखुई टाइगर रिजर्व ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है, जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी, वहाँ पर ये सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है, पैन, ओजोन और एचएफ। तो कमेंट कीजिएगा 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो द्वितीयक प्रदूषक की बात करें तो पैन द्वितीयक प्रदूषक है, ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है, एचएफ आपका क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक है, तो प्राइमरी है, तो एचएफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 में राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में नए रामसर स्थल के रूप में स्थापित नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, कमेंट कीजिएगा। बेगूसराय में स्थित है, रोहतास में स्थित है या मुंगेर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जमुई जिले में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जमुई जिला है, तो इसलिए राइट आंसर आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपके टेस्ट नंबर 3 से थे। अब हम चल रहे हैं टेस्ट नंबर 4 की तरफ, और टेस्ट नंबर 4 में भी आपका जो प्रश्न है वो 91 से दोबारा स्टार्ट होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको 91 के बाद फिर से 91 मिलेगा। तो ये आपका टेस्ट नंबर 3 तक का था, अभी हम टेस्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। टेस्ट नंबर 4 के प्रश्न है, 91 नंबर प्रश्न आपके सामने है। सभी हरे
पौधे और कुछ नील हरे शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का उत्पादन कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, उत्पादक कहते हैं या जीवाणु कहते हैं? तो कुछ हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं, उनको हम उत्पादक प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखते हैं। राइट आंसर आपका 91 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के रूप में नहीं माना जाता है? नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के रूप में प्रकाश लाइट को माना जाता है, तापमान को भी माना जाता है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी को भी माना जाता है। तो चूंकि तीनों ही यहाँ पे अजैविक कारक हैं, अजैविक घटक हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो 92 में राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, इकोसिस्टम से जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया और फंजाई किस रूप में क्रियाशील होते हैं? ये आपका बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो इकोसिस्टम में जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया और फंजाई किस रूप में क्रियाशील होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में, अपघटक डिकम्पोजर के रूप में या उत्पादक के रूप में? तो आपको एक हिसाब से यहाँ पर जीवाणु और कवक का क्या पूछा गया है? तो जीवाणु और कवक की स्थिति पूछी गई है कि किसी जो है फूड चेन में स्थिति क्या होती है। तो ये अपघटक के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? डिकम्पोजर के रूप में होते हैं, अपघटक के रूप में होते हैं। तो जीवाणु और कवक अपघटक के रूप में होते हैं। अभी हमने जीवाणु और कवक से रिलेटेड ऊपर भी सवाल देखा था, तो इसीलिए इनको जो है अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है। तो 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तब होता है जब कोई जीव अपने शरीर की उपापचय क्षमता से अधिक तीव्र गति से रसायनों को अवशोषित करता है? Which of the following occurs when an organism absorbs the chemicals at faster rate than the metabolic capacity of their body? तो मान लीजिए जो उपापचय क्षमता है उससे अधिक तीव्र गति से रसायनों को अवशोषित करने लगता है कोई शरीर, तब कौन सा केस होता है? तब माना जाता है कि बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचय हो रहा है। जैव संचय का मतलब हो रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल जब सबसे पहली बार जो मरकरी है पारा है, जब पारा विषाक्तता मछलियों में हुई, मछलियों ने पारा का जो है कह सकते हैं कि अब जो है सेवन किया, मछलियों के पेट में गया, तो पारा विषाक्तता जब मछलियों में स्टार्ट हुई तो मछलियों का जो उपापचय क्षमता है वो अधिक तीव्र गति से रसायनों को अवशोषित करने लगी। तो जैव संचय की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो राइट आंसर आपका है 94 में सी, जैव संचय। अगला प्रश्न आपका है, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या होता है? तो जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या होता है? पहले स्टेप में हम जैव संचय बोलते हैं और जब बार बार उसकी सांद्रता बढ़ने लगती है ऊपर के पोषी स्तरों में जाने पे तो उसे हम जैव आवर्धन बोलते हैं। तो कौन से कॉजेज हैं बायोमैग्निफिकेशन के या बायो एक्यूमुलेशन के? ओजोन होता है, ऑर्गेनोक्लोरीन होता है या लाइकेन होता है। आराम से आप इसको जो है एलिमिनेट कर देते। ओजोन तो हो नहीं सकता है, ओजोन तो गैस होती है। लाइकेन आपको पता है, लाइकेन का इसमें कोई रोल नहीं है जैव संचय में। तो बचा आपका बी, ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन का सिंपल एग्जाम्पल आप डीडीटी के रूप में समझ सकते हैं। तो ऑर्गेनोक्लोरीन या जैसे कि डीडीटी ये कारण होते हैं जैव आवर्धन या जैव संचय के। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं? प्राथमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? 96 नंबर प्रश्न में सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है और एचएफ है। तो कमेंट करके बताइएगा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, एचएफ है, ओजोन नहीं है। तो राइट आंसर आपका ए और सी है। ए और सी होने की वजह से राइट आंसर आपका डी है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य की क्या स्थिति होती है? तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है? उत्पादक प्रोड्यूसर होता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, ओनली प्राइमरी कंज्यूमर होता है, या केवल द्वितीयक उपभोक्ता होता है? क्या आंसर होगा 97 नंबर प्रश्न का? तो 97 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उत्पादक प्रोड्यूसर तो हो नहीं सकता क्योंकि हरे पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कब होगा? प्राइमरी कंज्यूमर कब होगा? जब कोई मनुष्य शाकाहारी होगा। जब कोई मनुष्य शाकाहारी होगा तब वो प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में जाएगा। और कोई मनुष्य अगर मांसाहारी होगा, कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं, तब वो द्वितीयक उपभोक्ता के केस में जाएगा। तो बी और सी आपके दोनों सही हैं। एक से अधिक आपका 97 नंबर प्रश्न में राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आहार जाल में लकड़बग्गा और गिद्ध क्या होते हैं? आहार जाल में लकड़बग्गा और गिद्ध क्या होते हैं? फूड वेब में हाइना और वल्चर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्रीडेटर होते हैं या स्कैवेंजर होते हैं, जिनको हम मुर्दाखोर बोलते हैं। तो मुर्दाखोर का मतलब होता है कि जब एक बार कोई जानवर मर जाता है, या मान लीजिए जो है शेर ने किसी जानवर का शिकार किया, फिर जो शेर सब कुछ तो खाएगा नहीं, उसका जितना मन हुआ खाया, चल दिया, तो जो बचा हुआ अवशेष रहता है उसको जाके खाता है हाइना, और गिद्ध तो खाता ही रहता है। तो हाइना जनरली इसी पे फीड करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर स्कैवेंजर है, मुर्दाखोर है।
तो 98 में आपका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न आपका है, ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? समुद्र स्तर में वृद्धि, राइज इन सी लेवल, ग्लेशियर का पिघलना, प्रवाल भित्तियों का स्वेदन, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स। क्या आंसर होगा? तो 99 नंबर प्रश्न में बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का, भूमंडलीय तापन का या वैश्विक तापमान का सभी यहाँ पर प्रभाव हैं और आंसर आपका राइट आंसर है एक से अधिक। सभी आपके ए बी सी तीनों ही यहाँ पर आपके प्रभाव हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषक का जैव सूचक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड एज बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन? तो बायो इंडिकेटर कौन होता है वाटर पॉल्यूशन का? तो ये होता है फ्रॉग, मेढक आपका राइट आंसर है ए, फ्रॉग मेढक। तो 100 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा आज हम तेज चल रहे हैं, तेज चलने का कारण आप जानते हैं, ये प्रश्न आप पहले भी देख चुके हैं, टेस्ट में दे भी चुके हैं, तो इसलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। बाकी जब आगे से आपको एनसीईआरटी पर चैप्टर वाइज हम कराएंगे तो वहाँ हम थोड़ा स्लो आपसे चलेंगे। बाकी जिन अभ्यर्थियों को थोड़ा फास्ट लगे तो आप जो है अपने जो वीडियो सेक्शन है उसमें सेटिंग में जाकर आप 0.75 पे भी देख सकते हैं। अभी आपका 1 पे चल रहा होगा तो 0.75 पे भी चल सकते हैं अगर आपको थोड़ा तेज लग रहा हो तो। चलिए 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका फ्रॉग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिम तेंदुआ स्नो लिपर्ड का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? हिम तेंदुए के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के लिए फेमस है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी प्रश्न आपका दोबारा आया है, राइट आंसर है आपका लद्दाख। इसके अलावा आपको ध्यान रखना जो दाचीगाम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो कश्मीरी स्टैग या हांगुल के लिए, कश्मीरी स्टैग या हांगुल के लिए फेमस है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आपके सामने है, एपिफाइट्स कैसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर करता है? तो एपिफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर किस चीज़ के लिए निर्भर करता है? तो एपिफाइट्स आप जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र में कोई पेड़ है, तो एपिफाइट्स जो होते हैं जो इन पर सहारा लेकर ऊपर तक जाते हैं। तो एक प्रकार से ये मैकेनिकल सपोर्ट लेते हैं, यांत्रिक समर्थन लेते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक समर्थन के लिए एपिफाइट्स जो है ये पौधों पर मतलब पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, बड़े पेड़ों पर। और एपिफाइट सबसे कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में। राइट आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था? क्योटो प्रोटोकॉल को पारित कब किया गया था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल को कब पारित किया गया? 1997 में। कब लागू हुआ है? लागू हुआ है 2005 में। दोनों चीज़ में अंतर है। तो जब आपसे पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, कब पारित किया गया था, तब 1997, कब लागू हुआ था, तब आपका 2005। 103 में राइट आंसर आपका सी है। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में मिलकर किया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो कोप चलता है, इस समय भी कोप चलता है, TRE 3.0 एग्जाम में भी कोप पूछा गया था आपसे, लेटेस्ट कोप। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई थी और उस समय जो कोप चल रहा था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का, वो चल रहा था 21। तो राइट आंसर आपका 104 में सी है। कोप 21 के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो गुरुग्राम में स्थित है, जिसको गुड़गांव बोलते थे पहले, तो गुरुग्राम में या गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? कन्वेंशनल, यहाँ पर कन्वेंशनल कर लीजिएगा। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के उदाहरण है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है या पेट्रोलियम है। तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में तीनों ही उदाहरण है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के, परंपरागत सोर्स के। तो राइट आंसर आपका 105 में डी है। अब कुछ यहाँ पर 6 प्रश्न आपके और भी हैं, तो इन 6 प्रश्नों को हम देख लेते हैं। और ये टोटल आपके जो है हमारे हिसाब से 74 प्रश्न बनेंगे। तो 74 प्रश्न में से आप कमेंट कीजिएगा कि 74 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ऊपर 68 प्रश्न हुए हैं और 6 प्रश्न अभी हम यहाँ पर देखेंगे, तो 74 प्रश्न आपके टोटल हो जाएंगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक का उदाहरण कौन सा है? तो समुद्री खाद्य श्रृंखला में, सी फूड चेन में प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? क्रस्टेशियंस होते हैं, डाई एटम्स होते हैं या हेरिंग्स होते हैं। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। ये हमने आपको अपने कह सकते हैं कि लिखकर ये पेपर बनाया था, टाइपिंग नहीं किया था उस समय पे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डाई एटम्स है। जो डाई एटम्स होते हैं 39 नंबर में राइट आंसर बी है। डाई एटम्स होते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं समुद्री खाद्य श्रृंखला में।
डाई एटम्स को खाते हैं क्रस्टेशियंस और क्रस्टेशियंस को खाते हैं हेरिंग्स। हेरिंग्स बड़ी मछलियाँ होती हैं, क्रस्टेशियंस छोटी मछलियाँ होती हैं। तो क्रस्टेशियंस खाते हैं डाई एटम्स को और क्रस्टेशियन को कौन खाता है? हेरिंग्स खाते हैं। हेरिंग्स बड़ी मछलियाँ होती हैं। 40 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो रियो डी जनेरियो में हुआ था और ये ब्राज़ील में पड़ता है। राइट आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा होता है? तो राजकीय पशु लाल पांडा किस राज्य का होता है? नागालैंड का, सिक्किम का या मेघालय का? 41 नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा? तो सिक्किम का जो राजकीय पशु है वो है लाल पांडा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय 16 वन पारितंत्रीय विविधता का उदाहरण है? तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है कि 16 वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो घास भूमि और उष्णकटिबंधीय 16 वन पारितंत्रीय विविधता का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका 42 नंबर प्रश्न का है ए, अन्नामलाई, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, जिसको आज के डेट में अन्नामलाई बाघ रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है आज के डेट में। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपका एनसीईआरटी में नाम दिया गया, तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, समशीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम किस नाम से जानते हैं? सवाना, प्रेरी या स्टेपी? तो 43 नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा? तो सवाना जो होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, तो ये होगा नहीं। प्रेरी आपका समशीतोष्ण घास के मैदान है। स्टेपी भी आपका समशीतोष्ण घास के मैदान है। प्रेरी पाया जाता है जो है यूएसए और कनाडा में, या अमेरिका भी आपको दिया जा सकता है। तो यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं प्रेरी। स्टेपी पाया जाता है रूस में। स्टेपी पाया जाता है रूस में और यूरोप के विभाग में पाया जाता है, क्योंकि रूस यूरोप का विभाग है, तो आप यूरोप भी आपको दिया जा सकता है। तो स्टेपी आपका यहाँ पर जो है रूस में हो गया। दोनों ही आपके उदाहरण है समशीतोष्ण घास के मैदान के। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न है आज का, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायुमंडल में बिजली चमकने से होता है, अंतरिक्ष विकिरण कॉस्मिक रेडिएशन के कारण होता है। तो एज पर एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो क्लास 11th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जो भूगोल वाला चैप्टर है, भूगोल में आपका नाइट्रोजन यौगिकीकरण इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है और वहाँ से भी हमने आपको प्रश्न बनाए थे। एनसीईआरटी में हमने ऑलरेडी वो पढ़ा दिया, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया आपका राइट आंसर है। वायुमंडल में बिजली चमकने से भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है, ये भी बात सही है। अंतरिक्ष विकिरण के द्वारा भी होता है। तो राइट आंसर आपका 44 में डी है। तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी गई हैं। राइजोबियम आपको मालूम था, वायुमंडल में बिजली चमकने से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यौगिकीकरण होता है, अंतरिक्ष विकिरण से भी होता है। तो राइट आंसर आपका ABC तीनों सही हैं। तो 94 में आपका डी राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और शाम में 8 बजे आपका भूगोल MCQ का अगला क्लास आएगा और कल हम आपका PRT इन्वायरमेंट ही हम जो है कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर नंबर 1 से जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जो हमने चैप्टर 1 आपको पढ़ाया हुआ है वहाँ से आपको हम प्रश्न कराएंगे। हम आपको जो कमेंट में लिंक शेयर कर देंगे, जो प्लेलिस्ट है इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट है, उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। कमेंट कर दीजिएगा 74 नंबर प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए।